केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। मोदी सरकार का तर्क है कि देश में भारी भरकम चुनावी खर्च से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। जबकि विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि एक देश एक चुनाव से पैसों और संसाधनों की बर्बादी से देश को मुक्ति मिलेगी। बार बार चुनाव कराने से झंझट होती है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। विकास कार्यों को बेहतर गति मिल सकेगी। काले धन पर भी लगाम लग पाएगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और साथ ही सुरक्षा बलों पर दबाव भी कम होगा। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। यह समिति एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार करेगी और फिर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे फैसला ले सकती है। मोदी सरकार के इस फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत और समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की है। बीजेपी इस फैसले को देश हित में बताया है। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब होगा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है। 52 के अंदर भी और 57 के अंदर, 62 के अंदर, 67 के अंदर ऑलरेडी इवन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन 67 के अंदर जब कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट अन्य दल जीत कर आए, उसके बाद में इन्होंने सारा कपड़ा घोटाला किया है। आज उस घोटाले से देश को निकालना तो है ना जी। आज इलेक्शन कमीशन कितना बड़ा खर्चा करता है छोटे लोकल बॉडी के चुनाव के लिए। सरकार का तर्क है कि एक देश एक चुनाव से देश को काफी फायदे होने वाले हैं, जिसमें चुनाव में पैसों और संसाधनों की बर्बादी से बचेंगे। बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। विकास कार्यों को गति मिलेगा। काले धन पर लगाम लग सकेगी। सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा। सरकारी नीतियां बेहतर ढंग से लागू होंगी। एक्ट जो भी बनेगा वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के, इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास हो गई। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अभी इसका प्रारूप सामने नहीं आया है, ऐसे में ऐसा फैसला लेना सही नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला लोकतांत्रिक नहीं है। किस रूप में होगा, अब जैसे एक समिति बनाई जा रही राष्ट्रपति जी के लिए, तो वो समिति अपनी रिपोर्ट क्या 1 साल के अंदर देगी, 6 महीने के अंदर देगी, 15 दिन के अंदर देगी, ये भी तो किसी को नहीं मालूम। तो जब तक उसका स्वरूप सामने ना आ जाए, वर्तमान विधानसभाओं का क्या होगा, इनका कार्यकाल जिनका 3, 4, 4.5 साल, कर्नाटक का तो अभी लगभग 4.5 साल, 4.25 साल बाकी, इनका क्या होगा। तो
इन सब चीजों में कयास लगाने से फायदा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, डर गई है। उसे पता है जो इंडिया का गठबंधन है वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, देश के मुद्दों पे है, वो देश की जनता की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में कमेटी एक देश एक चुनाव के पक्ष में रिपोर्ट देती है तो सरकार के सामने कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में बदलाव होगा, कई प्रावधानों में भी संशोधन करना होगा, कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी, राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना होगा। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की ओर से गठित कमेटी पर निर्भर है, उसके बाद ही सरकार फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात विपक्षी गठबंधन INDIA की कर लेते हैं। 2 दिन की बैठक मुंबई में हुई। कहा तो ये जा रहा था कि इस बैठक में गठबंधन से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर चेहरे पर फैसला होगा। लेकिन इस बैठक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं के नाम पर ही फैसला हो सका। खास बात यह रही कि इस कमेटी में गांधी परिवार को किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नए बोतल में पुरानी शराब भर दी गई है। वहीं आज की बैठक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें 13 नेताओं को जगह दी गई है। ये अलग अलग राजनीतिक दलों के 13 नेता हैं, लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। अखिलेश यादव का नाम कमेटी में शामिल नहीं किया गया। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात नहीं बन पाई है। पीएम के चेहरे का अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा आए आमने सामने अपनी ताकत आजमा ले। इंडिया मजबूत होते जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। इंडिया जीतना जरूरी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। मुंबई की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हुए। इस बैठक में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में दावा किया गया था कि पीएम पद के चेहरे के साथ सीट शेयरिंग पर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इन 2 मुद्दों पर फैसला अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया। सवाल चेहरे का नहीं है। सबसे खुशी की बात ये कि सब लोग साथ आ गए। अरे भाई थोड़ा हट जाओ यार प्लीज। अरे मोबाइल नीचे करो यार। अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं। तो मैं समझता हूँ नाम भी आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा दे। हालांकि मुंबई की 2 दिवसीय बैठक में विपक्षी दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में गांधी परिवार को जगह नहीं मिली। अलग अलग दलों के 13 नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा, साथ ही केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 13 नेताओं को शामिल किया गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन की तीसरी बैठक थी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि पीएम पद के चेहरे का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रही बात सीट शेयरिंग की, तो अगली मीटिंग के लिए टाल दी गई। खबर ये भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके बाद बीजेपी ने तंज कसा है कि एक नई बोतल है, उसमें पुरानी शराब को भर दिया गया है। ये कोई गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। ये सारे लोग घबरा गए जब कोई अच्छे फैसले होंगे। नोटबंदी हुई तो ये घबरा गए, धारा 370 हटी, ये घबरा गए। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आया, ये घबरा गए। इस देश के अंदर जो भी बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा, उसके खिलाफ यह सारा विपक्ष एकजुट होता है, हो हल्ला करता है। इसलिए मैं विपक्षियों को जो कांग्रेस के साथ है, उनको यही कहूंगा
वो सब अपनी पार्टियों का कांग्रेस में विलय कर दें, आए आमने सामने अपनी ताकत आजमा ले। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? भारत में डाइवर्सिटी है। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। दैट्स ऑल। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी का कहना है कि यूपीए को खत्म करके इंडिया रखने का मतलब यही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अब दम नहीं है। यूपीए को खत्म करना और INDIA करना, ये बताता है ये जो देश के लिए नहीं, नेताओं के लिए ये गठबंधन है। देश के लिए गठबंधन नहीं है, नेताओं के लिए। देखिए, अभी ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये डॉट लोग हैं, इन पे देश को डाउट है। बहुत लंबे समय से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को जिता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। ये देश उसके साथ खड़ा है जो आम भारतीय को जिताना चाहता है, गरीबों को जिताना चाहता है। पटना से बेंगलुरु और फिर मुंबई में विपक्ष के 28 दलों के नेता एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मंथन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का इंतजार है। अब देखना है कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का पीएम प्रत्याशी कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर घोसी उपचुनाव का घमासान जारी है। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन और बचे हैं, इसलिए सीएम योगी कल घोसी में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री AK शर्मा ने घोसी में जनसभा की। केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी में एक तरफा विजय का दावा कर दिया और साथ ही गठबंधन पर जमकर प्रहार भी किया। मऊ के घोसी उपचुनाव में कल सीएम योगी आदित्यनाथ की भव्य जनसभा होने वाली है। घोसी के चीनी मिल ग्राउंड में कल सुबह 11 बजे जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में सीएम योगी वोट की अपील करेंगे। वहीं आज उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के 1 नेशन 1 इलेक्शन के फैसले पर स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकार जनता के चुनावी खर्च को बचाने के लिए ये कदम उठा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घोसी की जनता बीजेपी के साथ। घोसी सबका साथ सबका विकास के मंत्र का साथ देते हुए भाजपा के साथ खड़ा है। ये केवल फूट डालो और राज्य करना चाहते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को कमजोर बनाने वाली ताकतें हैं। इसे कमजोर करने वालों को जनता ने कमजोर कर दिया और देश को मजबूत करने वालों को जनता ने मजबूत कर दिया। घोसी उपचुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में समाजवादी कुनबा मैदान में कूद पड़ा है। शिवपाल यादव लखनऊ से चलकर आजमगढ़ होते हुए घोसी पहुंचे। शिवपाल यादव ने दावा किया कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह जीतेगी और बड़े वोटों से। मऊ जिले के घोसी में विधानसभा के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को विपक्षी गठबंधन ने समर्थन दिया है।
हालांकि मायावती ने अभी तक घोसी उपचुनाव से दूरी बनाए रखी। अब 5 सितंबर को जनता को तय करना है कि कौन घोसी का किंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीएम योगी ने बी पैक्स सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में सभी विकास काम सही तरीके से और तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समाज आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में सहकारिता क्षेत्र के समृद्ध से उसको जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी खेती के लिए अब जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हो। बीपैक्स सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने शुरुआत की। 1 से 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। गांव की इकोनॉमी बढ़ाने पर जोर है। इसके तहत गांव में रोजगार के लिए बीपैक्स लाया गया है। किसानों के लिए फायदेमंद ये साबित हो सकता है। गांव में रोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी इसके जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आपको बताते हैं आखिर बीपैक्स है क्या, इस अभियान के तहत कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। सहकारी समितियां हाईटेक हो रही हैं, बहुउद्देशीय बनाई जा रही हैं समितियां। खाद बीज तक सीमित नहीं रहेंगी। सदस्यों को 3% ब्याज पर लोन भी मिलेगा। 3 लाख तक की लोन की व्यवस्था होगी। 221 रुपए देकर आप इसके सदस्य बन सकते हैं। गांव में व्यापार के लिए सदस्यों को इससे लाभ मिलेगा। समृद्धि की तरफ वह समाज अग्रसर होगा जो स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर भवन में पेड़ जमा है उसको उखाड़ कर फेंक देना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने वहां रहना है, हमारी आजीविका वहां से चल रही है। हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का दायित्व उस संस्था के ऊपर है। वो दायित्व उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और उस कार्यक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा। ये व्यवस्था साथ साथ अनुशासन को हर हाल में मेंटेन करना, अनुशासनहीनता के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चांद पर इसरो ने इतिहास बनाकर दिखाया। अब इसरो की टीम सूर्य मिशन के लिए जुट गई है। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और कल श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग भी हो जाएगी। पूरे देश को अब इस पल का इंतजार है जब कल सूर्य के मिशन पर निकल पड़ेंगे हम। चांद की सतह पर भूकंप आया है और ये जानकारी लैंडर ने इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है। लैंडर ने जो मैसेज भेजा उसके मुताबिक क्या बातें सामने आई हैं आगे हम आपको बताएंगे। चांद के बाद अब सूर्य की बारी। मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने के बाद अब सूर्य पर नजर है। इसके लिए कल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की पूरी तैयारी है। उस पल का इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की PSLY XL रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग होगी। इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में जानकारी देगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले स्पेस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी है। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं और लॉन्चिंग के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया गया है। का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया में करीब 4 महीने लग जाएंगे। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर
जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर मिशन के बारे में जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। साथ ही कई सवाल ये भी हैं कि आखिर किसी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के नजदीक कैसे स्थापित किया जा सकता है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। 23 अगस्त की शाम लैंडर विक्रम बड़े ही शान से चांद पर उतरा था। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जहां अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंच सका है। चांद जीतने के बाद अब सूर्य मिशन की बारी है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रिहर्सल पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात चांद की कर लेते हैं। चांद की सतह पर भूकंप आया है और ये जानकारी लैंडर ने इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है। लैंडर ने जो मैसेज भेजा उसके मुताबिक 26 अगस्त को भूकंप आया, यानी लैंडर के लैंड होने के 3 दिन बाद वहां पर भूकंप आया। ये जानकारी अब वैज्ञानिकों को मिली है। भारत के मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना है। अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और प्रज्ञान चांद की हर हलचल पर इसरो के वैज्ञानिकों को जानकारी भेज रहे हैं। चांद के रहस्य की पड़ताल जोर शोर से चल रही है। अब इसी में नया अपडेट सामने आया है। विक्रम लैंडर ने साइंटिस्टों को बहुत अहम जानकारी भेजी है, जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश अभी तक ये पता नहीं लगा पाया। लैंडर को चांद पर भूकंप महसूस हुआ, यानी चांद की सतह पर कंपन आया, और विक्रम ने अपनी रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर करीब 5 सेकंड तक कंपन रिकॉर्ड किया है। इस कंपन को लेकर इसरो ने कहा है कि चंद्रमा पर हुई इस प्राकृतिक घटना को प्रज्ञान रोवर और दूसरे पैलोट ने भी रिकॉर्ड किया, जिसका डाटा उन्होंने इसरो को भेजा। फिलहाल इसरो इस कंपन की गतिविधि की जांच कर रहा है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर पर ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सतह पर होने वाली कंपन की गतिविधि को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। इन उपकरणों ने ही गुरुवार को चंद्रमा की सतह पर सेस्मिक एक्टिविटी का पता लगाया है। गुरुवार को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी एल्सा पैलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। ये भूकंप 26 अगस्त को आया था। लैंडर पर लगा एल्सा पैलोड माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एल्सा में 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सलोमीटर्स का एक क्लस्टर है। बाहरी कंपन की वजह से एल्सा के स्प्रिंग में हलचल होती है, जिससे उसे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी में बदलाव होता है। एल्सा का अहम उद्देश्य प्राकृतिक भूकंप, लैंडर या रोवर के प्रभाव की वजह से चंद्रमा की सतह पर उठने वाले कंपन को मापना है। चंद्रमा के साउथ पोल पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन की मौजूदगी का पता लग चुका है। गुरुवार को ही इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें वो चांद की सतह पर गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दिया। प्रज्ञान के रोटेशन की फोटो लैंडर विक्रम के इमेजर्स कैमरे ने ली। रोवर प्रज्ञान वहां एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठाता जा रहा है। रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने की जानकारी तो दी है, साथ ही में कई धातुओं के मिलने की बात भी सामने आई है। हाल ही में विक्रम लैंडर ने चांद के तापमान के बारे में भी जानकारी दी थी। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे के तापमान में बड़ा अंतर है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कई और अहम जानकारियां मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।